बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। कहने वाले तो कहते हैं जहांगीर तरीन की धमकियां और एहतजाज बिलाहर काम कर गया। हुक्मरान जमात ने आटे और चीनी स्कैंडल पर यू टर्न लेने का फैसला कर लिया, जिसके तहत काबीना से फारिग किए जाने वाले जहांगीर तरीन के करीबी साथी अरबाब शहजाद को दोबारा काबीना में शामिल करने का फैसला कर लिया गया। राय का यह भी दावा है कि हुक्मरान जमात के अंदर इस बात पर बड़ी तशवीश पाई जाती है कि आटा चीनी स्कैंडल पर हुकूमत को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। हुकूमत की जानिब से जारी की जाने वाली रिपोर्ट उल्टा हुक्मरान जमात के गले पड़ती हुई दिखाई देती है। मीडिया समेत कई हल्के इस तमाम तर बहरान का जिम्मेदार या तो वज़ीर आज़म को करार दे रहे हैं या फिर उनकी तोपों का रुख वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तरफ है, जबकि जहांगीर तरीन इस वक्त अपोजिशन समेत कई हल्कों की हमदर्दियां समेट रहे हैं। ज़राए ने यह भी दावा किया है कि वज़ीर आज़म को यह बताया गया है इस रिपोर्ट के जारी होने से जहांगीर तरीन से ज़्यादा हुकूमत की साख को नुकसान पहुँच रहा है। अब इस मामले को समझदारी से हैंडल करने की ज़रूरत है। कौम की तवक्कुआत 25 अप्रैल को आने वाली फॉरेंसिक रिपोर्ट पर है। हासब के करीबी साथियों ने इस रिपोर्ट को हालात के नॉर्मल होने तक जारी न करने का मशवरा दिया है। जहांगीर तरीन की तरफ से इस रिपोर्ट के बाद जो रद्द अमल सामने आया है और हुकूमत मुखालिफ बयानबाजी शुरू की गई है, उसको भी पार्टी के कई हलकों में संजीदगी और तशवीश की नज़रों से देखा गया है। पार्टी के अंदर इस बात पर तो धड़ेबंदी है कि आटे और चीनी के जिम्मेदारों में खुसूसन जहांगीर तरीन को कसूरवार ठहराया जाए, और खुद जहांगीर तरीन भी ये कह रहे हैं कि इस मामले में उन्हें या उनकी ज़ात को टारगेट किया गया है। लेकिन मसला ये है कि इससे मसला ख़त्म होता नज़र नहीं आता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी इस पूरे मामले में पूरी तरह लपेट में आ सकते हैं, जिन्होंने सब्सिडी पहले दी और ज़ाब्ते पर पुरानी तारीखों में मंजूर किए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब भी इस मामले में पूरी तरह लपेट में आ सकते हैं, जिन्होंने सब्सिडी पहले दी और ज़ाब्ते पुरानी तारीखों में मंजूर किए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को चीनी की बरामद पर सब्सिडी देने में इतनी जल्दी थी कि उन्होंने काबीना से मंजूरी पहले ले ली। वज़रा को तजावीज़ भी नहीं पढ़ने दी गई और मंजूरी के कम अज़ कम 3 दिन बाद ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल की गई। इसलिए वो भी इस मामले में बराह रास्त कसूरवार समझे जा रहे हैं। उनको हटाने से हुकूमत की साख बुरी तरह मुतासर होगी, जिसके बाद इस बात का फैसला किया गया है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही ये देखा जाएगा कि इसे मंजरेआम पर लाया जाए या रोक लिया जाए या मुनासिब वक्त पर रिपोर्ट को जारी किया जाए। हुकूमत की तरफ से मुस्बत इशारे मिलने के बाद जहांगीर तरीन ने भी हाथ हल्का कर लिया है, हुकूमत के खिलाफ बयानबाजी बंद कर दी है और पार्टी के मजीद राज अफशा न करने पर इत्तफाक कर लिया है। जबकि हुकूमत में शामिल उनके करीबी साथी खासा को कन्विंस करने में कामयाब हो गए। बाज़ राय के मुताबिक जहांगीर तरीन के वज़ीर आज़म से राब्तों की भी इतलात हैं और आपस में गिले शिकवे भी किए गए। काम में और भी हम मौज़ूआत शामिल है, देखते हाईलाइट। लेकिन किसी पब्लिक इम्पोर्टेंस के इशू पे कभी कोई कमीशन भी नहीं बना और उसकी रिपोर्ट भी सामने नहीं आई। तो पहली बात तो ये है कि इस मुल्क के तमाम सियासतदानों को इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक पब्लिक इम्पोर्टेंस के इशू पे जिस पे काफ़ी बहस मुबासा हुई कैबिनेट के अंदर 5 साल पूरे करेंगे या आपकी ज़ाती राय क्या है कि नए मैंडेट की तरफ 5 साल कोशिश करें। देखिए, आपने बिल्कुल सही चीज़ पकड़ी कि कानून साजी के अंदर पार्लियामेंट के अंदर एक कोऑपरेटिव फीलिंग है नहीं, ठीक है ना। अच्छा, मेजॉरिटी भी माइनर है, नैरो मार्जिन है मेजॉरिटी का भी। देखिए अरशद साहब, एक पहला पॉइंट तो ये है कि पाकिस्तान में जब शुगर की शॉर्टेज थी तो आपको आपका सेक्रेटरी भी कह रहा है और भी जो कंसर्न लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि आप इस हालात में आप एक्सपोर्ट की इजाज़त नहीं दे सकते, क्योंकि आपके लोकल यूज़ के लिए जो है चीनी कम पड़ सकती है, तो आप इसको ना करें रखना और आवाम को वो पार्टी देना और उस पार्टी को उसे पार्टी के इमेज को बरकरार रखना जिसने उनको सन 2013 के इलेक्शन में वोट दिए थे। इसलिए उन पर शदीद लाजिम है कि वो अपनी पार्टी को मुत्तहिद रखें और इस चैलेंज को अबूर करें। अजब मामला है कि अचानक तहरीक इंसाफ के दीरीना लोग भी किसी इल्ज़ाम के साबित होने से पहले ही, क्योंकि ये तमाम मामला अभी किसी भरपूर तहकीकात में भी
अब कल को बक, वो कहते हैं जिम्मेदारी कहाँ पे आएगी, बक कहाँ स्टॉप करेगी? दो चीज़ों पे स्टॉप करेगी, तीन पे अगर मुझसे पूछें एज ए रिपोर्टर ले मैन अप्रोच मैं बताऊँ आपको। एक तो शुगर बोर्ड जो है एडवाइजरी बोर्ड था जिसके ये रजाक दाऊद साहब चेयरमैन थे, उन्होंने कहा जनाब शुगर आप उन्होंने कहा था करनी नहीं है, उसके बाद ईसीसी में गई शुगर बोर्ड ने पंजाब के खास तौर पे कहा था कि नहीं। के पास ये श्योर करता हूँ कि हम आपके साथ हैं, किसी चीज़ की भी जो भी हम कर सकते हैं ना इंशाल्लाह आपके लिए हम करें। जो हम ट्रेंड्स देख रहे हैं ऑब्वियसली ये बढ़ेगा अभी सारी दुनिया में जिस तरह, और पाकिस्तान में भी एक पीक बढ़ेगी। मुख्तलिफ हवालों से और जो प्रोजेक्शन कैबिनेट को जो मीटिंग में बताया गया था कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ना 25 अप्रैल तक तकरीबन 70,000 लोगों को सस्पेक्ट किया जा रहा है। और वज़ीर इमरान खान समेत हुकूमती हल्के इस बात का दावा कर रहे हैं कि कोरोना वायरस अगले 2-4 हफ्तों में बड़ा आउटब्रेक कर सकता है। वज़ीर आज़म ने इस बात का खदशा जाहिर किया है कि अगले चंद रोज़ में कोरोना वायरस से की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीकशुदा मरीजों की तादाद इस वक्त 4,601 है, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 4 अफराद कोरोना के हाथों ज़िंदगी की बाजी हार गए, जिसके बायस मुल्क भर में कोरोना से जा बाक होने वाले अफराद की तादाद 66 तक जा पहुंची है। मुल्क भर में अब तक 54,700 अफराद के टेस्ट हो चुके हैं, जबकि 587 हॉस्पिटल में कायम करंतना मराकज़ में मरीजों का इलाज जारी है। पंजाब में 2241, सिंध में 1128, बलूचिस्तान में 212, KPK में 560, आज़ाद कश्मीर 33, इस्लामाबाद में 107 और गिलगित बल्तिस्तान में 215 केसेज हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 22, सिंध में 21, पंजाब में 18, गिलगित बल्तिस्तान 3, जबकि इस्लामाबाद और बलूचिस्तान में एक मरीज जाँ बक हुआ है। मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA बाबर नवाज भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। गिलगित बल्तिस्तान से पाकिस्तान वाली प्रवास में भी कोरोना वायरस के मरीजों की तस्दीक हुई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के बेनोई मेहदी शाह भी कोरोना वायरस के वजह से जान की बाजी हार गए। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक 28 मार्च को मेहदी शाह का कोरोना टेस्ट कराया गया था, जिसका रिजल्ट मुस्बत था। इसके बाद वो कोरोना से जंग जीत चुके थे। इनके 2 टेस्ट मनफी आए, लेकिन कोरोना के बायस उनमें फेफड़ों समेत दीगर अमराज पैदा हो गए, जिसकी वजह से वो जिंदगी की बाजी हार गए। मुल्क भर में मुसलसल दूसरे जुमे को भी लॉकडाउन के दौरान पाबंदियों पर सख्ती से अमल दरामद किया गया। मसाजिद में पेशवा मुअज्जिन और इंतजामिया के 3 से 5 अफराद को बाजमात नमाज अदा करने की इजाज़त दी गई, जबकि बहुत सी मसाजिद में जुम्मे की नमाज न हो सकी। कराची में लॉकडाउन के दौरान जगह जगह नाकाबंदी की गई। पुलिस और रेंजर की मौजूदगी के बावजूद स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफे की इतलात है। शहर में लॉकडाउन के दौरान स्ट्रीट क्रिमिनल ने दर्जनों शहरियों को मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिलों और गाड़ियों से महरूम कर दिया। पुलिस के मुताबिक कराची में 20 मार्च से 7 अप्रैल तक 389 फ़ोन छीने गए। 19 दिन में 31 मोटरसाइकिलें छीनी और 1000 से ज़ायद चोरी हुई, जबकि पुलिस रिपोर्ट में 16 दिन लॉकडाउन के बावजूद ये सब चोरियां होती रही। मुल्तान के कासमपुर सेंटर में एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तकीन में आज से नकद रकूम की तकसीम के दौरान भगदड़ मच गई, जिसके नतीजे में एक 80 साल खातून नज़ीरा बीबी जाँ बहक, जबकि 20 अफराद जख्मी हुए। रहीम यार खान सादकाबाद दादू में भी हिफाजती इक़दाम नाकाफ़ी रहे। सूबा पंजाब के शहर बहावलपुर में एहसास कफालत प्रोग्राम सेंटर में इमदादी रकम की तकसीम के दौरान गड़बड़ का इंकशाफ हुआ है। पुलिस तर्जमान के मुताबिक एहसास कफालत प्रोग्राम सेंटर में इमदादी रकूम की तकसीम के दौरान मुस्तक अफराद से 10 तक अंगूठे लगाने के बावजूद रकम न देने पर 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुलजमान के कब्जे से 29 खवातीन के ओरिजिनल कौमी शनाख्ती कार्ड भी बरामद हुए। दूसरी तरफ सिंध में भी बदीन के एहसास कफालत प्रोग्राम में गैर कानूनी कटौतियाँ करने वाले एजेंट्स के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन किया है। आज से हुकूमत ने मुल्क भर में एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत लोगों को 12,000 रुपये देने का सिलसिला शुरू कर दिया। तो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ये काम शुरू हो गया, जबकि बहुत से शहरों में अभी तक ये काम शुरू हुआ। लाहौर में आज भी एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत लोगों में इमदाद तकसीम ना की जा सकी। इसके अलावा चीन के शहर बीजिंग से कोरोना वायरस से बचाव का मजीद हिफाजती सामान पाकिस्तान पहुँच गया, जिसमें हिफाजती मास्क किट्स और वेंटिलेटर समेत कई सामान हैं। दुनिया भर के 210 मालिक में कोरोना वायरस से हलाक अफराद की तादाद 95,785 हो गई, जबकि 16,300 से जायद अफराद इस वबा से मुतासर हुए। इटली में हलाक होने वालों की तादाद 18,279, जबकि यूरोपीय ममालिक में कोरोना से 1,43,000 से जायद अफराद मुतासर हुए। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक
16,700 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 4,68,000 से ज़्यादा अफराद मुतासर हो चुके हैं। न्यूयॉर्क में 1,61,500 से ज़्यादा अफराद इस वबा से मुतासर हुए हैं। हाल ही न्यूयॉर्क में यानी सिर्फ न्यूयॉर्क शहर में मरने वालों की तादाद 7,000 से ज़्यादा है। स्पेन में भी अमवात की मजमूई तादाद 15,500 से तजावज़ कर चुकी है, जबकि फ्रांस में 12,210, बरतानिया में तकरीबन 8,000 लोग जानों से हाथ धो बैठे। ईरान में 4,110, चीन में 3,336, जर्मनी में 2,607 लोग कोरोना के बायस मर चुके हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सऊदी अरब के शाही खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद में कोरोना वायरस का इंकशाफ हुआ है और अखबार के ज़राए ने बताया कि तकरीबन 150 लोग हैं शाही फैमिली के जिनमें कोरोना वायरस है। इनमें अहम सरकारी ओहदेदारान और गवर्नर तक शामिल हैं। जबकि इसी एक माह के दौरान जब से लॉकडाउन हुआ है और मुल्क दुनिया भर में कोरोना वायरस फैला हुआ है, पाकिस्तान के मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में $1,91 करोड़ की रिकॉर्ड कमी हुई है। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल कमी हो रही है और गुज़श्ता एक माह के दौरान $1,91 करोड़ की कमी के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर $16,98 करोड़ की सतह पर पहुँच चुके हैं। अब इस मामले में हमारे एक और दोस्त है रऊफ क्लासर साहब, उन्होंने भी अपनी कोई फाइंडिंग दी है कामरान शाहिद के साथ प्रोग्राम में। देखते हैं कि क्लासर साहब इस हवाले से क्या फरमाते हैं। अब कल को बक, वो कहते हैं ना जिम्मेदारी कहाँ पे आएगी, बक कहाँ स्टॉप करेगी? दो चीज़ों पे स्टॉप करेगी, तीन पे अगर मुझसे पूछें एज ए रिपोर्टर ले मैन अप्रोच मैं बताऊँ आपको। एक तो शुगर बोर्ड जो है एडवाइजरी बोर्ड था जिसके ये रजाक दाऊद साहब चेयरमैन थे, उन्होंने कहा जनाब को शुगर आप उन्होंने कहा था करनी नहीं है बाहर भेज। उसके बाद ईसीसी में गई शुगर बोर्ड ने पंजाब के खास तौर पे कहा था कि नहीं पास। जी बताइए जी उन्होंने शुगर बोर्ड के एडवाइसेस फिर ईसीसी में आई, ईसीसी ने अप्रूवल दे दी जी 10 नहीं 11 लाख टन कर लें। वहाँ से कैबिनेट में गई, कैबिनेट ने कहा वज़ीर आज़म साहब ने जी बिल्कुल इनको इजाज़त दे दें, कर लें, सूबे देना चाहते हैं दे दें। वहाँ से लैंड किया इसने आके ये पंजाब में। तो कल को ये देखना पड़ेगा ये जो फैसला किया गया जिसको वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तान खुद कह रहे हैं गलत फैसला था, क्योंकि इससे दो काम हुए। एक तो पब्लिक के ये जेब से 3 बिलियन रुपीज़ निकल गया है, दूसरा वो ये कह रही है, रिपोर्ट कह रही है कि 55 ये जो आपका रेट था चीनी का 55 रुपये से 72 रुपये होगी, 16-17 रुपये यहाँ पे निकल गए, वो अरबों रुपए आपने अलहदा ले लिए। हुकूमत कह रही है बहुत बड़ा लॉस हुआ। आप सर कह रहे हैं कि ये कैबिनेट और कैबिनेट के हेड प्राइम मिनिस्टर तक जाएगा ये मामला अगर शफाफियत से जाए और पंजाब में बुज़दार साहब तक जाएगा। 2-3 मैं थोड़ी सी आपको माजी के रेफरेंसेस दे दूं। ये कैसे है आपको याद है, ये आजकल यहाँ पे टर्मिनल LNG टर्मिनल के हवाले से बाकायदा रेफरेंस नैब ने फाइल किया हुआ है, शायद खकान अब्बासी साहब और दीगर जो लोग। एक तो ये मिसाल होगी, एक और दे दे फिर आगे चलना है। मैंने फैसला कहाँ बिल्कुल ठीक खाकान अब्बासी पे गया, कहाँ पे फैसला हुआ था ये सर? ये ईसीसी में हुआ था, ईसीसी कैबिनेट। हाँ लेकिन बाद मामला गया खाकान अब्बासी पे बिकॉज़ ही वाज द प्राइम मिनिस्टर एज आप ये कह रहे हैं। नहीं ये उस वक्त वजीर थे और उस वक्त तो ये वजीर, यस उस वक्त तो ये वजीर थे ना, ईसीसी तो हम क्लासर साहब, लेकिन हम थोड़ा मार्जिन दे सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को कि उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट इसके अंदर नहीं था और रिपोर्ट भी उन्होंने जारी कर दी। वो तो देखे ना, उनका तो कोई शुगर बिल मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं है। बुज़दार साहब को पूछना चाहिए। बात सुने, मैं वही कह रहा था गिलानी साहब ने मैं सर करूँ यहाँ गिलानी साहब ने एक अपॉइंटमेंट की थी, आपको याद होगा सादिक साहब थे आगरा की, एक अपॉइंटमेंट वज़ीर आज़म ने की थी, कैबिनेट से की थी। उन पे आज तक रेफरेंस भुगत रहे हैं ना वज़ीर आज़म थे कि आपने अपॉइंटमेंट कैसे की, रूल्स और रेगुलेशन को पास करके। तो असल चीज़ यह है कि ये पंजाब में जो बात आप कह रहे हैं बुज़दार साहब के, देखिए खान साहब इसलिए इस इल्ज़ाम से बरीजुमा है कि तहकीकात खान साहब ने खुद कराई, रिपोर्ट उन्होंने जारी की है। उस्मान बुज़दार इसलिए बच जाएंगे कि सब्सिडी देना कोई जुर्म नहीं है, जहांगीर तिन का भी कोई कसूर नहीं है क्योंकि सब्सिडी लेना भी कोई जुर्म नहीं है। अब कसूर किसका है? कसूर है मेरा और आपका, यानी अवाम का कसूर है जिसका चीनी और आटे के बगैर गुजारा नहीं होता। हुक्मरान बेचारे तो मासूम है और बेगुनाह है। अगर अवाम ही आटे और चीनी का इस्तेमाल ना करे तो फिर हुक्मरानों की ईमानदारी पर कोई सवाल ही ना उठे। बादी नज़र में गंदम चीनी बहरान की जिम्मेदारी हुकूमत पर आती है, उसके जिम्मेदार वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने गंदम एक्सपोर्ट करने या सब्सिडी देने की इजाज़त दी। दूसरे नंबर पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार हैं जिन्होंने सब्सिडी पहले दी, ज़ाब्ते बाद में पूरे किए, लेकिन दोनों हुकूमत में हैं तो फिर नज़ला किसी तीसरे बंदे पर गिरेगा। अब पंजाब में एक वज़ीर खुराक थे, उनकी कुर्बानी हो चुकी है, 2-4 और भी कारोबारी लोग शायद लपेट में आ जाएंगे। तो ये जो सारा खेल है अगर आप गौर करें जिसमें सब्सिडी किसने ली, किसको दी,
तो एक ज़माने में समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, ये खेल खेला जाता था। तो अब भी वही खेल खेला जा रहा है, लेकिन अवाम की जेबों से अब भी चीनी की मद में अरबों रुपए कमाए जा रहे हैं। यानी अभी तक चीनी की कीमत में 1 रुपया भी कमी नहीं हुई। इसका किसी को कोई ख्याल नहीं कि चीनी की कीमत ही वापस करा दें या कम करा दें। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूदात आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूँ इफ्तिखार काज़िम। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। मुल्क भर में क्या सराइयों का तूफ़ान भी गर्म है और बहुत सी खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। इन्हीं के हवाले से हमारे दोस्त पहुँचे सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी के पास और उनसे इस बात की तस्दीक या तरदीद के लिए बात की। तो देखते हैं आरिफ अलवी क्या फरमाते हैं। कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कोई असम्बली डिज़ोल्व करने की समरी आप तक भेजी है और बवक्त ज़रूरत किसी वक्त भी वो काम आ सकती है। अच्छा, तो मैंने, मेरे दोस्त इमरान इस्माइल ने मुझे ये भेजी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, तो मैंने उनसे कहा कि एक फ़ाइल आया हुआ है जिसमें अंग्रेज़ी जो समझते हैं मैं वजाहत नहीं करूँगा, कि उसके ऊपर लिखा आया हुआ था, मैंने देखा नहीं, मैं उसके ऊपर लिखा हुआ था BS। तो हमारे लोगों ने ये समझा कि पता नहीं क्या होगा, रख दिया, मगर पता चला कि अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के एतबार से वो ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी है कोई। तो नहीं ऐसा कुछ, मैं थोड़ा सा बात कर लूँ। हाँ बिल्कुल सर। कोई समरी तो नहीं आई आपके पास? नहीं, कोई समरी नहीं, ऐसी तो उसकी कॉपी समरी आती रहती है मगर ये वाली तो नहीं। नहीं, ऐसी आए हैं कि उसकी कॉपी दे दो। कॉपी दे दें और कब डिसॉल्व तो करनी इसी हवाले से आपने पहला सवाल ये किया था कि मिड टर्म इलेक्शन करा लिया। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। मिड टर्म इलेक्शन उसकी वजह, उसकी और भी रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ ना सर। आप लेजिस्लेशन नहीं कर सकते, आपको भी पता है। हाँ सर, 1 मिनट। हाँ नहीं कर सकते आप। तो एक तो है कि या तो आप अपाहज होकर गवर्नमेंट करें 5 साल और उसमें डिलीवरी ज़ाहिर है आप नहीं डिलीवर नहीं कर सकेंगे उस तरह से जिस तरह से, मगर बहुत कुछ कर सकते हैं। और अपाहज नहीं है गवर्नमेंट, बहुत कुछ कर सकती है। जो गवर्नमेंट तहकीकात करके ये रिपोर्ट निकाल सकती है शुगर और व्हीट की, और जिससे मैं इस वजह से खुश हूँ कि कम से कम मामला ओपन तो हुआ। एतराज़ात चल रहे हैं कि किसने फैसला किया, किसी ने ये भी कह दिया जी प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया। मैं समझता हूँ नहीं किया, मगर पता तो चले ना लोगों को कि क्या हुआ। तो ये बहुत इफेक्टिव गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट साहब सर, देखिए, खान साहब को बहुत से लोग ये मशवरा भी दे रहे हैं कि खान साहब आप बड़े पॉपुलर आदमी हैं, लेकिन आपके पास असम्बली में एक शेयर नहीं जिसकी वजह से हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही, तो नए इलेक्शन कराएं, आप फिर जीत जाएंगे। खान साहब को ये मशवरा जब से वो हुकूमत में आए हैं लोग देते आए हैं। अब सवाल ये कि मिड टर्म इलेक्शन के मशवरे अब कौन दे रहा है? असम्बलियाँ तोड़ने की तजावीज़ कहाँ से आ रही हैं? हुकूमत का हमायती मीडिया ही ये सवाल उठा रहा है कि हुकूमत के लिए डिलीवर करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए नया मैंडेट लिया जा सकता है। पंजाबी में कहते हैं ना, चोर नालू पंड काली, यानी हुकूमत कह रही है कि वो बहुत एक्टिव काम कर रही है और बहुत इफेक्टिव है, जबकि इनका हमायती मीडिया भी ये महसूस कर रहा है कि यही हालत रही तो 5 साल में भी हुकूमत डिलीवर नहीं कर पाएगी। तो आरिफ अलवी साहब की ये बात दुरुस्त है कि डिलीवर करने के लिए बहुत कुछ है। बेबसी या पार्लियामेंट में कानून साजी के इख्तियारात की कमी का रोने की बजाय हुकूमत को डिलीवर करना चाहे तो कर सकती है। अब मसला ये कि डिलीवर क्या करना है? क्या तहकीकाती रिपोर्टें जारी करना है, डिलीवर करना है? करप्शन का शोर मचाना है, डिलीवर करना है? या नैब के नारे लगाना, डिलीवर करना है? या फिर कोई ठोस और मरबूत प्लानिंग से मुल्क को आगे ले जाना, लोगों को खते इफलास से बाहर निकालना, उनके लिए रोजगार के मौके पैदा करना और सहूलियात देना, और सबसे अहम ये कि मईशत को ठीक करना और मईशत के लिए माहौल को साज करना, इसे डिलीवर करना कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि हुकूमत किस चीज़ को डिलीवर करना समझ रही है, और कन्फ्यूजन सबसे बड़ा तरजीहात का है। हुकूमत थानेदार का रोल तो अदा कर रही है, लोगों को पकड़ भी रही है, करप्शन के मामलात को हाईलाइट भी कर रही है, लेकिन बाकी मामलात को कौन हैंडल करेगा? बाकी मामलात पर उनका बज़ाहिर कोई कंट्रोल नज़र नहीं आता। और आखिरी बात ये कि 2 साल में जो हुकूमत डिलीवर नहीं कर पाई, चलिए अब तो कोरोना है, मगर इससे पहले तो कोरोना नहीं था, तो 1.5-2 साल में हुकूमत जो काम कर चुकी है, अगर उसमें डिलीवर नहीं कर पाए और दोबारा वो इलेक्शन में गए तो दोबारा जीत जाएंगे, इस बात की गारंटी कौन देगा? कैपिटल टॉक में गुफ्तगू कर रहे हैं वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर अवान और जहांगीर तरीन और आटे चीनी स्कैंडल पे बात हो रही है। इसके सीक्वेंस में 2 क्लिप हैं, पहले आप गुलाम सरवर खान को देखिएगा, फिर मैं आपको एक और क्लिप भी दिखाऊंगा। वॉच कैपिटल टॉक।
मुख्तलिफ हवालों से। और जो प्रोजेक्शन कैबिनेट को जो मीटिंग में बताया गया था कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ना 25 अप्रैल तक तकरीबन 70,000 लोगों को सस्पेक्ट किया जा रहा है। और रेशो अगर निकालें तो जो डेथ्स बताई जा रही हैं, अल्लाह ना करे इस तरह बिल्कुल ना हो कि 700 के करीब लगभग डेथ्स भी हो सकती हैं। और उसके मुताबिक अल्लाह ना करे कि जिस तरीके से ये ट्रेंड जा रहा है, फ़िलहाल लग भी इसी तरह रहा है कि ये ट्रेंड उस प्रोजेक्शन को फॉलो कर रहा है कि जो प्रोजेक्शन बताई गई है कैबिनेट को। बज़ाहिर यूँ लगता है कि जहांगीर तरीन को करप्ट साबित करके उन्हें अपनी जमात से वफादारी का सिला दिया जा रहा है। चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त हुकूमत दे, सब्सिडी हुकूमत मंजूर करे और इल्ज़ाम जहांगीर तरीन पर लगे, यानी कुर्बानी का बकरा जहांगीर तरीन बने, तो सियासी मुखालफिन की नज़र में तो सारी हुकूमत चोर है। वो तो कहते हैं हुक्मरान जमात में बहुत लोग करप्ट हैं और जहांगीर तरीन ने चीनी के बिजनेस में जायज़ और नाजायज़ दोनों तरीक़ों से माल बनाया होगा। लेकिन जिस तरह हुकूमत ने मामला पब्लिक किया है या आवाम के सामने मामला आया है, तो इससे तो यही लग रहा था कि जिस शख्स ने बादी नज़र में कानून नहीं तोड़ा वो पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात या धड़ेबंदी का शिकार हो गया है। ये एक तासुर मौजूद है। एक तरफ हुकूमत ये कह रही है कि जहांगीर तरीन ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी उन्हें सजा दी जा सकी, यानी कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, तो दूसरी तरफ हुक्मरान जमात का ही एक धड़ा जहांगीर तरीन को ऑलमोस्ट मुजरम करार दिया चुका है। तो उनके नज़दीक जहांगीर तरीन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो जहांगीर तरीन के करप्ट होने का तासुर देकर हुकूमत को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने की कोशिश कर रही है। अब तहरीक इंसाफ के वो लोग जो सीधे सीधे जहांगीर तरीन के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, वो कौन लोग हैं? कामरान खान अपने प्रोग्राम में इसको डिस्कस कर रहे हैं। रखना और अवाम को वो पार्टी देना और उस पार्टी को उस पार्टी के इमेज को बरकरार रखना जिसने उनको सन 2013 के इलेक्शन में वोट दिए थे। इसलिए उन पर शदीद लाजिम है कि वो अपनी पार्टी को मुत्तहिद रखें और इस चैलेंज को अबूर करें। अजब मामला है कि अचानक तहरीक इंसाफ के दीरीना लोग भी किसी इल्ज़ाम के साबित होने से पहले ही, क्योंकि ये तमाम मामला अभी किसी भरपूर तहकीकात में भी मौसर तरीके से दाखिल नहीं हुआ है, मगर उससे पहले ही ऐसा लगता है कि ये लोग जिनमें काबीना के लोग ख़ास तौर पे शामिल हैं जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ सफारा हो चुके हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों में आप न्यूज़ टीवी स्क्रीन पर अजब गुफ्तगू सुनने में आई है और लगा है कि पीटीआई की कुछ बंदूकों का रुख नून लीग की लीडरशिप की तरफ नहीं बल्कि जहांगीर तरीन की तरफ है। जहांगीर साहब की, जहांगीर भाई की बड़ी पार्टी में टफ टाइम्स उन्होंने हमारे साथ गुजारे हैं, बड़ी बिल्कुल उसमें कोई डाउट नहीं है, पार्टी का बड़ा काम भी किया है। लेकिन ये किसी को अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो इससे इसको अब्सॉल्व तो नहीं कर सकता। मैं पूरी कैबिनेट में पीटीआई का इमरान खान के बाद सबसे पुराना हूं, तो मैं कानून तोड़ दूं तो क्या मुझे माफ कर देंगे? ऐसे नहीं हो सकता। जो कानून तोड़ेगा उसको भरनी पड़ेगी इनरिस्पेक्टिव। अगर किसी शख्स ने पावर में रहने का फायदा उठाया है, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अगर वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आ गए तो आ गए डायरेक्ट। अगर उनको फायदा हो गया तो फायदा हुआ है ना। जो अभी रिपोर्ट आई है उसमें तो आ रहे हैं, तो अब आ रहे हैं, सामने लिखा हुआ है। ये तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि जहांगीर तरीन साहब हेड करते थे मीटिंग्स को, क्योंकि वो उनको एग्रीकल्चर एक्सपर्ट समझा जाता है। इसमें तो कोई डिनाइल नहीं, मेरा नहीं ख्याल किसी ने डिनाई किया इस चीज़ को। जहांगीर तरीन साहब हेड करते थे ये मीटिंग्स। अपना हो या पराया उसमें कोई फर्क नहीं होता, जिसकी जो गलती है उसकी सजा तो उसको मिलेगी। ऐसी सिचुएशन में जहाँ प्रेशर हो, अपने और पराए हो, और माफिया हो जो मुल्क को चलाता हो, जो धमकियां भी देता हो, ये सारे माफियाज है ना जो प्रिवेल करते हैं, जिनकी पावर कॉरिडोर्स में होती है। इस माफिया की कमर तोड़ देंगे हम। डिटेल ऑडिट कम से बड़े लोगों के नाम आए, जहांगीर साहब का इसमें नाम आया है, इसमें दूसरे जो हमारे हैं मिनिस्टर साहब उनका जो है उसमें नाम आया है, खुसरो बख्तियार साहब का। हो सकता है उन्होंने कोई करप्शन या उन्होंने अपने ओहदे का गलत इख्तियार ना किया हो, लेकिन अगर गलत उन्होंने उसका इख्तियार का इस्तेमाल किया है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इमरान खान साहब जो है ऐसी 10 हुकूमतें कुर्बान कर देगा, अपने नजरियों को इमरान खान साहब को भी कुर्बान नहीं होने देंगे। आखिर ये मामला क्या है? वज़ीर आज़म इमरान खान की टीम के अंदर ये हो क्या?
देखिए, मामला बड़ा आसान और सीधा सीधा है। या तो जहांगीर तरीन पार्टी पर बोझ बन गए हैं, हाँ साहब को अब उनकी ज़रूरत नहीं रही, ना उनकी सियासी खिदमत की ज़रूरत है। जब तक तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में नहीं आई थी उसे लोगों की ज़रूरत थी। आज उनके पास हुकूमत है तो बकौल ज़राए के हवाले से हाँ साहब खुद ये कहते हैं कि इक़्तिदार छोड़कर कोई नहीं जाता। मतलब ये है कि चाहे कितने ज़लील क्यों ना हो जाए तो पार्टी से बाहर नहीं जाती। जहांगीर तरीन भी कारोबारी आदमी है और हुकूमत के साथ ताल्लुकात को बेहतर रखना हर कारोबारी शख्स की मजबूरी भी होती है किसी हद तक, जिसे थोड़ा बहुत दाएं बाएं लेफ्ट राइट करना हो। अब हुक्मरान जमात के अंदर जो उनका मुखालिफ धड़ा है वो शायद ये समझता है कि जहांगीर तरीन के जो कारोबारी मफादात हैं वो हुकूमत पर हावी हो रहे हैं और वो खान साहब को भी यही बात समझाते हैं। खान साहब जब इक़्तिदार में नहीं थे तो बहुत से लोगों की बातें कान लगाकर सुना करते थे, लोग आते थे उनके कान में बात करते थे, खान साहब आगे बात कर देते थे। अब शायद खान साहब में सुनने का हौसला कम हो गया क्योंकि हुक्मरानों को बोलने की ज़्यादा आदत पड़ जाती है और वो सुनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, हुक्म देने की आदत पड़ जाती है। तो वक्त गुजरने के साथ साथ ये आदत इतनी पुख्ता हो जाती है कि वो फिर किसी की नहीं सुनते। यानी कोई तनकीद करे, सवाल करे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, तारीफ़ें करे तो तारीफ़ें करने वाले अब खान साहब के आसपास बहुत हैं, लेकिन खान साहब को जो सही पिक्चर दिखाने वाले लोग होंगे वो जाहिर है अब उस तरह के लोग नहीं होंगे क्योंकि तनकीद हाकिम वक्त कभी नहीं समझता। अच्छा, तो मीडिया के वो लोग जो कभी खान साहब के दाएं बाएं मंडलाया करते थे, पिछले दिनों लोगों ने देखा वही सामने बैठे खान साहब सवाल किए तो अब उन पर सुर्ख दाने लग चुके हैं। उनकी जो मीडिया पे लेदे हुई यानी सोशल मीडिया पे जो उनकी इज्जत अफजाई की गई उसी से अंदाज़ा होता है कि साहब बहादुर का मूड क्या है। अब जहांगीर तरीन चूँकि सियासी आदमी हैं और लोग ये समझते हैं कि पार्टी के अंदर जो 2-4 समझदार लोग हैं वो उनमें शामिल हैं, उन्होंने पार्टी को खड़ा किया है तो खान साहब को उन्होंने बहुत बड़ी सपोर्ट दी है। लेकिन ऐसे आदमियों की पार्टी में गुंजाइश कम ही रह जाती है। अब जितने भी लोग जहांगीर तरीन की मुखालफत कर रहे हैं इनमें ज़्यादातर वो लोग हैं, अगर आप गौर करें तो ये वो लोग हैं जिनकी सियासी साख बहुत अच्छी नहीं है, बल्कि ऐसे लोग वैसे पार्टी का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ता रहा है। कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर कर देते हैं, कोई ना कोई ऐसी हरकत ज़रूर कर देते हैं जिससे पार्टी का ठट्ठा बनाया जाता है, मजाक बनाया जाता है या पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। यू नेम इट एंड यू गॉट इट। आप खुद देख सकते हैं कि जहांगीर तरीन के साथ कौन खड़ा है और जहांगीर तरीन के मुखालिफ कौन खड़ा है। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खिलाफ मैं इफ्तिखार काजी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं और रसूल के रहनुमा है मोहसिन रांझा गुफ्तगू कर रहे हैं पावर प्ले में। वॉच मोहसिन रांझा। क्रेडिट कम से कम ये तो जाता है कि रिपोर्ट उन्होंने पब्लिक कर दी। इससे पहले हुकूमती इंक्वायरीज की रिपोर्ट्स कभी भी पब्लिक नहीं होती। लेकिन ये फैसला साजी के बारे में आपको क्या बताता है? खुसरो बख्तियार साहब का रेजिग्नेशन लेटर, ईसीसी के मिनट, शुगर एडवाइजरी बोर्ड्स के मिनट, पंजाब हुकूमत के कैबिनेट के फैसले कि किस तरह से फैसला साजी हो रही थी। और पॉइंट नंबर जे जो है रोल ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, क्या जाहिर करता है इस हवाले से? देखिए अरशद साहब, एक पहला पॉइंट तो ये है कि पाकिस्तान में जब शुगर की शॉर्टेज थी तो आपको आपका सेक्रेटरी भी कह रहा है और भी जो कंसर्न लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि आप इस हालात में आप एक्सपोर्ट की इजाज़त नहीं दे सकते क्योंकि आपके लोकल यूज़ के लिए जो है चीनी कम पड़ सकती है, तो आप इसको ना करें। उसके बाद जैसे सब्सिडी दी जाती है वो तो फिर अब आपके सबके सामने और वो आपने डिस्कस भी किया, उस पर क्या बात करनी। लेकिन जब आपको पता है कि आपके मुल्क में चीनी शॉर्ट है और आपकी लोकल कंजम्पशन जो है वो भी शायद पूरी ना हो, तो उसके बावजूद आप अगर एक्सपोर्ट की इजाज़त दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने जो पाकिस्तान में शॉर्टेज क्रिएट हुई और जो बुरान पैदा हुआ उसके बीच में गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग जो है वो सबसे बड़ा कॉज है। सेकेंडली बात यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर जब भी किसी अपने मिनिस्टर का ओहदा डिसाइड करते हैं, यकीन मानिए कि अगर मैं आपको इनके कैबिनेट के 7-8 मिनिस्टर्स की इंक्वायरी भी अगर वाजिद रियाज साहब को ये दे दें, जिनका ये भी कह रहे हैं कि जिन्होंने पनामा की भी इंक्वायरी की, मैं आपको बताता हूँ रज़ाक दाऊद साहब का दे रहे हैं, मोमन डैम वाला मामला, आप आमिर कियानी साहब जिनको हटाया गया, जिनके खिलाफ इन्होंने खुद उनको हटाया कि इनके जो फार्मास्यूटिकल में मेडिसिन की जो प्राइसेस एस्केलेट कर गई जिसमें उनका रोल है, उनकी इंक्वायरी दे दें FIA को। उसके बाद आप BRT या जो पेशावर मेट्रो है उसकी आप इंक्वायरी दे दें। अभी रिसेंटली वो नूरुल्लाह कादरी साहब ने जिस बिल्डिंग में हज मिनिस्ट्री का दफ्तर होता था उसकी आप इंक्वायरी FIA को दे दें। भाई सारे चोर हैं। अगर तो कोई ये समझता है
कि हुक्मरान जमात को वाकई ईमानदारी का चस्का लग गया है और अब वो ऐसे मामला की इंक्वायरी भी करा सकते हैं जिनका सीधा सीधा मलबा हुकूमत में गिर सकता है, तो फिर उसकी मासूमियत पर सदके और वारी ही जाया जा सकता है। आटे चीनी बहरान की तहकीकात हुकूमत को मजबूरी में कराना पड़ी। हाँ सब पर तहकीकात के लिए बहुत से हलकों की तरफ से दबाव था। जब तहकीकात मुकम्मल हुई और पहली रिपोर्ट सामने आई तो होश उड़ गए। रिपोर्ट जारी करने के लिए दबाव बढ़ा तो रिपोर्ट हाथ हल्का करके नई रिपोर्ट बनाई गई और वो जारी की गई, जिसके बाद भी मुजरिम का तयन नहीं हुआ बल्कि मजीद कन्फ्यूजन पैदा कर दिया गया। यानी आटा चीनी बहरान स्कैंडल से पहले दर्जनों मामला ऐसे थे जिनकी तहकीकात होनी चाहिए, अब भी मौजूद है, लेकिन उनकी तहकीकात तो कभी नहीं हुई, ना ही उन पर कभी नैब ने हाथ डाला। बुनियादी तौर पर जो आटा चीनी स्कैंडल आया है ये पब्लिक इंटरेस्ट का केस था, इस पर नैब को एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन ना नैब ने पहले एक्शन लिया ना रिपोर्ट आने के बाद एक्शन लिया। बस नैब ने मीर खलील रहमान को उठाना था, उन्हें उठा लिया क्योंकि वो सबसे अहम मामला था। आटे चीनी का बहरान तो कोई मामला ही नहीं था, उस पर FIA ने एक हल्की सी रिपोर्ट बनाई और सब्सिडी निकाल के हाथ में पकड़ा दी। अब सब्सिडी कोई इलीगल काम ही नहीं है। अब करप्शन के मामला तो नैब हैंडल करती है, लेकिन उसकी तहकीकात FIA से करवाई गई, तो इसी से इस बात का अंदाज़ा होता है कि आटे और चीनी का मामला अलग से हैंडल कराया गया। शायद उस मामले में कहीं ना कहीं से प्रेशर जरूर था और किसी हल्के को मुतमईन करना था, तो तहकीकात करा के रिपोर्ट जारी करके उन्हें मुतमईन कर दिया गया कि ले जी काम हो गया, वरना इनसे भी ज़्यादा मामला अभी है जिनकी ये बात कर रहे हैं कि उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन करेगा कौन और कराएगा कौन। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मज़ीद खबरों तफसीलों के साथ। प्रोग्राम खिलाफ रैसे इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर हमारे तमाम पेजेस मौजूद हैं, यूट्यूब पर भी खिलाफ राय के नाम से, इंस्टाग्राम, फेसबुक और इसके अलावा फेसबुक पर भी हमारे पेजेस मौजूद हैं। आप अपना फीडबैक हमें ऑडियो और वीडियो शक्ल दोनों में वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, उसको हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।